नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गौतम, सीनियर एडिटर। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जो एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में लेखन के रूप में एक पहचान बनाई है। सरल सीधे स्वभाव के धनी पुरुषोत्तम पंचोली, जो वरिष्ठ पत्रकार, लेखक व साहित्यकार हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका में पत्रकारिता प्रयोजन के लिए गए, वहाँ पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी की पत्नी और राजनयिक विनी मंडेला से का इन्होंने साक्षात्कार किया और एक ख्याति प्राप्त हुई। हाड़ौती का इलाल को टू मीडिया सम्मान से नवाजा जा रहा है 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में काठमांडू, नेपाल में। इसी चर्चा के लिए मैंने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम पंचोली जी को। आइए जानते इनके जीवन परिचय से लेकर इनके लेखन और साहित्य की बात को। पंचोली जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपका और आपके एसटीएन चैनल के सभी श्रोताओं का और दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पंचोली साहब, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, क्योंकि आप एक छोटे से गांव से निकलकर झालावाड़ से यात्रा शुरू करते करते कोटा शहर और विश्व तक अपनी एक छाप छोड़ी। इसके बारे में दर्शकों को बताएं। मेरा अपना जीवन परिचय बहुत साधारण है। मैं एक साधारण से गांव, बहुत छोटे से गांव, झालावाड़ जिले में एक सीमांत गांव है, मनोहर थाना जी। साधारणतया तो झालावाड़ जिला भी आज से 40-50 दशक पहले पूरा झालावाड़ जिला राजस्थान के सबसे पिछड़े जिलों में से एक जिला होता था जी। और उस जिले का बिल्कुल सीमांत गांव, वो जाहिर है कि वो भी अनन्यतम पिछड़ा हुआ होगा। ऐसे पिछड़े छोटे से गांव में मैं रहा और मैंने अपनी 11वीं तक की शिक्षा जी उसी अपने गांव में प्राप्त की। उसके बाद मैं कोटा आया और कोटा में मैंने तब कॉमर्स कॉलेज नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेज था। उस गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने दाखिला लिया और इमरजेंसी के दौरान, जी, आपातकाल के दौरान, जब सरकार ने सारे तंत्र को, सारे लोकतंत्र को एक तरह से रहन रखते हुए आपातकाल घोषित किया, तो आपातकाल के विरुद्ध जन जागरण चलाने के लिए और लोगों को आपातकाल की दुरह परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए एक अभियोजन चला करते थे, अभियान चला करते थे। उस अभियान में मैंने हिस्सा लिया और मेरे पास उस समय कोटा के तमाम हॉस्टल्स में जो जन जागरण के पर्चे होते थे, जो भूमिगत आंदोलन चलाया जा रहा था, उन पर्चों को छात्रों तक पहुंचाना और कॉलेज के जितने भी व्याख्याता थे, उन व्याख्याताओं को उन पर्चों को देना, ये मेरी जिम्मेदारी होती थी जी। तो कॉलेज में इस तरह का काम मैंने किया और वो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, बड़ा रिस्क वाला काम भी था। कई बार तो जो है पुलिस से मुठभेड़ भी हुई, लेकिन उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, खूब ऊर्जा थी, तो
पुलिस हमें पकड़ न सकी। उसके बाद 1978 में जब आपातकाल खत्म हो गया और लोकतंत्र बहाल हुआ, तो कॉलेज में चुनाव हुए, छात्र संघ के चुनाव हुए। छात्र संघ के चुनाव में गवर्नमेंट कॉलेज में, चूंकि काफी बड़ा कॉलेज था और उस कॉलेज में उस समय कॉमर्स का बड़ा क्रेज था, तो कॉमर्स के विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। कला और विज्ञान संकाय के विद्यार्थी उतने नहीं थे जितने कि कॉमर्स के विद्यार्थी थे। तो उस समय दो छात्र संघ के पैरेलल दो चुनाव होते थे, एक पूरा कॉलेज का चुनाव और एक कॉमर्स का एक अलग से चुनाव होता था। तो मैंने कॉमर्स का चुनाव लड़ा, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से चुनाव लड़ा और 1600 विद्यार्थियों में से 1510 विद्यार्थियों ने मुझे समर्थन दिया और इतने बड़े बहुमत से मैं विजयी हुआ कि मुझे खुद को भी कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं गांव से आया हुआ एक नया सा छात्र था जिसकी इस बड़े महानगर में न कोई पहचान थी न कोई संपर्क था। लेकिन मित्रों का प्यार और सद्व्यवहार हमारे काम आया और बड़े भारी बहुमत से विद्यार्थियों ने मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष चुना। और मुझे ये कहते हुए फक्र है, हर्ष है कि तत्कालीन भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे और सांसद वो रहे और मतलब आपातकाल में विदेशों में रहते हुए भूमिगत आंदोलन चलाते हुए वो संसद में बड़े वेशभूषा बदल करके बड़े तिलस्मी तरीके से संसद में उपस्थित हुए और अपनी हाजिरी दर्ज कराई और फिर वहां से आश्चर्यजनक तरीके से वो गायब हो गए। तो उनका बड़ा तिलस्मी व्यक्तित्व था। ऐसे तिलस्मी व्यक्तित्व के धनी बड़े राजनेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोटा कॉलेज में आए और हमारे छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। डॉक्टर स्वामी से जब मैं अनुमति लेने के लिए दिल्ली गया और उन्होंने कोटा आने का वादा किया, तो मैंने ये बात अपने जो उस समय के प्रिंसिपल थे LR शर्मा साहब, उनको मैंने बताया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अपने कॉलेज में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे साथ जो है ना मजाक मत करो, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तुम तो अभी विद्यार्थी हो, ऐसी मजाक अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो आएंगे, वास्तव में कोटा आएंगे। तो बोले वो इतने बड़े व्यक्तित्व हमारे छोटे से कॉलेज में आएंगे? मैंने कहा अवश्य आएंगे वो। और 23 जनवरी 1978 को उनका कार्यक्रम कोटा कॉलेज में हुआ। मेरे अब तक के जीवन में जो दो कार्यक्रम सबसे बड़े मैंने देखे और जिनमें मेरी सहभागिता रही, उसमें एक सबसे बड़ा कार्यक्रम था, आज से 45 साल से भी ज्यादा वर्ष हो गए उस बात को, लेकिन उस 45 साल पहले उस आयोजन के 10,000 आमंत्रण पत्र छपे थे। ये आज भी जब कोई कार्यक्रम कराते हैं तो 10,000 आमंत्रण पत्र कोई ऐसा मेरे को तो नजर नहीं आता कि किसी कार्यक्रम के 10,000 आमंत्रण पत्र छपते हों कोटा में। लेकिन उस कार्यक्रम के 10,000 आमंत्रण पत्र छपे थे, तो जाहिर है कितने लोग उस कार्यक्रम में सहभागी बने होंगे। एक विराट सभा को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने संबोधित किया था, वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। तब मैं पहली बार छात्र संघ का मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीता। उसके बाद 1981 में मुझे, जब भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो मुझे विधायक के लिए उन्होंने आश्वासन दिया और न केवल आश्वासन दिया बल्कि जब भाजपा की पहली लिस्ट निकली तो उसमें उस समय केवल 2 ही नाम प्रकाशित हुए थे, मेरा और उस समय के छात्र नेता रहे बड़े श्री हरीश शर्मा जी का। और मुझे मनोहर थाना से और हरीश शर्मा जी को खानपुर से
भाजपा का विधायक के तौर पे टिकट दिया गया था। ये एक अलग कहानी है जी। कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा। वहां से मेरा राजनीतिक तौर पे मैंने अपनी दिलचस्पी वहां से बंद कर दी और मैंने अपना पत्रकारिता का रास्ता चुना। जी, जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे पहले मैंने एक बहुत छोटे से अखबार से अपना करियर शुरू किया, जी, लेकिन 1985 में जब नवभारत टाइम्स का प्रकाशन जयपुर से शुरू हुआ, जी, तो मैं सबसे पहले दौर में यहाँ नवभारत टाइम्स के संवाददाता के रूप में कोटा में काम जी, करने लगा। बाद के दौर में मैंने जनसत्ता जैसे बड़े अखबार के लिए काम किया। उसके बाद आज से 25 साल पहले देश के पहले बहुभाषी पोर्टल में, जो हैदराबाद से निकलता था, हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु, जी, उसमें हिंदी पोर्टल के संपादक के रूप में काम करने का मुझे मौका मिला। बाद में आउटलुक से मैं संबद्ध रहा। मैंने जी। वहाँ पे अपना गांव शीर्षक से खूब स्तंभ सारी लिखा स्टोरियां लिखी जी, जी, और मुझे आउटलुक का एक बेहतर रिपोर्टर के तौर पे पुरस्कार भी उन्होंने दिया। जी, यहाँ प्रेस क्लब की स्थापना से मैं प्रेस क्लब से जुड़ा रहा। प्रेस क्लब के सेक्रेटरी के तौर पे यहाँ जो आज प्रेस क्लब का भवन है, जी, उसका शिलान्यास उस समय हुआ जब मैं उसका सेक्रेटरी था। और मुझे ये कहते हुए भी अच्छा लगता है कि तत्कालीन प्रेस काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस सावंत और उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जी, श्री भुवनेश जी, चतुर्वेदी और बहुत गौरवशाली और यशस्वी संपादक जो जनसत्ता के संपादक जी, रहे जी, श्री प्रभाष जोशी साहब, जी, वो उस शिलान्यास के मौके पर रहे और बाद में काफी अच्छा भवन प्रेस क्लब का बना। ये सारी गतिविधियां, ये सारे दौर, इन सब से निकल करके आज आपके सामने हैं जी, और मुझे एक छोटा सा सम्मान मिला है। वो सब आप सब मित्रों की दुआओं से, आप जी, सब लोगों के सद्भाव से मिला है। जी। आप सबका मैं हृदय से आभार जताता हूँ। पंचोली साहब, टू मीडिया सम्मान आपको जब मतलब उसकी घोषणा हुई तो पूरे देश में एक खुशी की लहर थी, क्योंकि मैंने भी उसको पढ़ा और मुझे भी खुशी मिली, क्योंकि आपने कई पत्रकार खड़े किए हाड़ौती में जिसमें मेरा भी नाम है, क्योंकि आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज आपके जो ने सिखाए, जो लेखन लेखन करना सिखाया, वो आज कई ऊंचाइयों पर है। तो ये सम्मान जब आपको आपके मतलब सामने पत्र मिला, तो कैसा एक अनुभूति थी सर? दरअसल सम्मान तो बहुत सारे आप सब लोगों की दुआओं से मुझे मिले, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जी, और एक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हर वर्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन करती है। जी। और मैं आपको बताऊं, जिसकी जानकारी कम लोगों को है, हाँ, हाँ। कि यह संस्था एक हिंदी के लेखकों की ऐसी संस्था है जो प्रतिवर्ष सांस्कृतिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टि से पूरे देश के लेखकों के साथ विचार विमर्श जी, करके हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन करा रही है। जी, और यह 24वां लेखक सम्मेलन नेपाल में जी, काठमांडू में होने जा रहा है। तो इस सम्मेलन में एक ट्रू मीडिया संस्था है दिल्ली जी, की, जी, काफी प्रतिष्ठित संस्था है और ये लगातार पूरे देश में सर्वे कराती है जी, और सर्वे के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में लोगों का चयन करती है। जी, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके सर्वे के अनुसार मेरी कुछ अब उपलब्धियां रही होंगी कि उन्होंने जी, इस क्षेत्र के लिए जी, मेरा नाम चयनित किया जी, और यह ट्रू मीडिया सम्मान मुझे देने की घोषणा हुई। जी, जाहिर है अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने के साथ साथ जी, हमें जब कभी भी कोई पुरस्कार मिलता है
तो एक उत्तरदायित्व का बोध भी हमारे मन में पैदा होता है जी कि जिस काम के लिए हमें समाज सम्मानित कर रहा है, उस काम को हम निष्ठापूर्वक कैसे आगे बढ़ाते हैं। जी इसलिए जाहिर है इस सम्मान के साथ मेरी दायित्व जी बोध भी मुझे जी ज्यादा बड़ा है, जी और इस दायित्व बोध के साथ ही मैं आप सबके साथ मिलकर के इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए जब नेपाल जाऊंगा, जी तो हम सब के लिए ये खुशी का मौका होगा। जी। पंचोली साहब, आप विद्यार्थी काल से पत्रकारिता से जुड़े हैं। आपने झालावाड़ झालरापाटन में एक छोटे से अखबार से आपकी शुरुआत की और उसमें शासन प्रशासन की नाकामियों को उजागर किया, वो भी आज जग जाहिर है। और उसी से आपकी एक पहचान वहाँ से बनती बनती आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बनी। तो क्या था शुरुआत किया वो? दरअसल मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तब राजस्थान के 3 बड़े अखबार उस समय होते थे। जी एक राजस्थान पत्रिका, एक राष्ट्रदूत और एक नवज्योति। लेकिन तीनों में से किसी का भी दफ्तर कोटा में तब तक नहीं था। जी जी लेकिन जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, उस समय कोटा में राष्ट्रदूत का दफ्तर शुरू हुआ, जी और राष्ट्रदूत का प्रकाशन कोटा संभाग से शुरू हुआ। जी गुमानपुरा में सबसे पहले एक ऑफिस लिया गया था। जी वहां पे उस समय के संपादक आदरणीय आनंद लक्ष्मण खांडेकर जी थे। जी तो खांडेकर साहब के नेतृत्व में वो राष्ट्रदूत अखबार जो है चलता था। मैं मेरा पत्रकारिता में बड़ी रुचि थी। जी मैं अखबार पढ़ता था और गहरे से पढ़ता था, जी और मुझे लगता था कि इस अखबार में मेरा कहीं ना कहीं कोई सहभागिता होना चाहिए। जी तो मैं एक बार खांडेकर जी से मिलने के लिए कोटा आया, और उनसे मैंने निवेदन किया कि मैं अपने गांव से खबरें भेजना चाहता हूं। जी तो उन्होंने बहुत मुझे मेरी प्रशंसा की, जी और उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया जी कि जाओ तुम खबरें भेजो जी और खूब पढ़ा करो। तो मैं बड़े उत्साह से अपने गांव गया, और वहां से मैं छोटी छोटी खबरें, क्योंकि जाहिर है बहुत छोटा सा गांव था, तब तक तो कस्बा भी नहीं हुआ था, जी 4-5 हजार की आबादी थी। तो ऐसे गांव में कोई बहुत ज्यादा खबरों की संभावना तो थी नहीं। जी फिर भी जो कुछ भी खबरें वहां पे होती थी, उस तरह की खबरें मैं जो है राष्ट्रदूत में भेजता था। शायद एक बार मैंने कोई 5 या 6 खबरें जी राष्ट्रदूत को भेजी, लेकिन उसमें से एक भी खबर अगले दिन अखबार में नहीं छपी। तो मैं 10वीं क्लास का विद्यार्थी था, न पत्रकारिता के बारे में मेरी कोई समझ थी, जी न अखबार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। तो मुझे इतना क्रोध और आवेग पैदा हुआ कि मैं सीधा अपने गांव की जो बस चलती थी, जिसको डाक गाड़ी बोलते जी थे, जी जी उससे सीधा उस बस में बैठ करके अखबार के दफ्तर में चला, हाँ, और वहां पे खांडेकर साहब से मिला। तो खांडेकर साहब बहुत बड़ा उनका व्यक्तित्व था। बिल्कुल वो शांत स्वभाव के थे। अपनी डेस्क पर वो बैठे हुए, बड़ा मोटा सा चश्मा लगाते थे, वो बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। मैंने जाकर के उनको चरण स्पर्श किया, नमस्कार किया। तो उन्होंने इशारा करके मुझसे कहा कि बैठिए। फिर मेरे से उन्होंने चश्मा निकाल के टेबल पे रखा और कहा कि कैसे आए। हम्म, तो मैंने उनको कहा कि एक सूचना देने के लिए आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा कि बोलो, बताओ। जी मैंने कहा आपका अखबार तो बंद होने वाला है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो थोड़े से मुस्कुराए भी। उन्होंने कहा कि अच्छा, कैसे बंद होने वाला है? मैंने कहा मैंने 6 खबरें भिजवाई और एक भी नहीं लगी, तो अखबार तो अब चल नहीं सकता, बंद होगा ही। जी तो खांडेकर साहब बहुत धीर गंभीर व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने मेरे बाल सुलभ जो आवेग था उसको जी पहचाना, और मेरे कंधे पे हाथ रख करके मेरे से कहा कि इतना गुस्सा नहीं करते हैं, ऐसा करो, तुम्हारी खबर नहीं लगी, कोई बात नहीं, तो अब एक बार दोबारा गांव जाओ, जी
और अब जो है ना 5-6 खबरों की जगह 8-10 खबरें भेजो। जी और खबरों के साथ साथ ऐसा करो कि अपने गांव के जो आसपास कोई ऐसे स्थल हैं, जैसे मंदिर है जी या बावड़ी है या कोई किला है, तो उसके बारे में भी कुछ विवरण लिख करके मुझे भेजो। और उसके बाद से मैं फिर से गांव गया, मैंने फिर से उनको खबरें भेजना शुरू की। इस बार खांडेकर साहब ने बड़े मनोयोग से जी मेरी खबरों को ज्यादा स्थान दिया। मैं जो कुछ भी छोटे आलेख लिखता था उनको भी उन्होंने राष्ट्रदूत में छापा, तो मैं काफी प्रोत्साहित हुआ। जी तब वहां से जब मैं 11वीं पास करके कोटा आया, तो झालावाड़ जिले में तब झालरा पाटन से एक अखबार निकलता था, संजय साप्ताहिक। जी वो अखबार उस समय के जो लोग जानते हैं, जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं या जो अखबारों से जो संबद्ध रहे हैं, जी उनको पता होगा कि बंबई से ब्लिट्ज अखबार निकलता था। जी और ब्लिट्ज अखबार बिल्कुल तहलका मचा देने वाला अखबार था। जी उसमें कोई खबर छपती थी तो पूरे देश में तहलका मचता था। जी ठीक उसी तर्ज पर, ब्लिट्ज की तर्ज पर, ये साप्ताहिक संजय अखबार जी झालरा पाटन से निकलता था, जिसमें पूरे जिले की खबरें होती थी, खास करके ऐसी खबरें जी जो भ्रष्टाचार से संबंधित होती थी या कर्मचारियों की अनैतिकता से संबंधित होती थी या उनकी कर्तव्यहीनता से संबंधित होती थी। तो ऐसी खबरें पूरे जिले में तहलका मचाती थी। तो संजय साप्ताहिक के जी संपादक थे, 6 फुट लंबे थे और अपने कंधे पर वो सदैव पिस्तौल टाके रहते थे। जी ऐसा बड़ा भव्य उनका व्यक्तित्व था। वो मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। जी उन्होंने मेरे से कहा कि तुम जो है कोटा से खबरें भिजवाया करो। जी तो मैं उनको कोटा से साप्ताहिक संजय के लिए खबरें भिजवाता, और महीने में कभी कभार 50 रुपए का मनी ऑर्डर वो लाला राम जी आर्य मुझे भेजते थे। तो उस समय वो 50 रुपए मेरे जीवन यापन के लिए बहुत होते थे, जी और मैं बड़ा खुश होकर के उनके अखबार के लिए खबरें भेजता था। तो इस तरह से मेरा पत्रकारिता का जो कैरियर था वो संजय साप्ताहिक के माध्यम से शुरू हुआ। जी पंचोली जी, झालरा पाटन से ये यात्रा पहुंची साउथ अफ्रीका। आप पत्रकारिता प्रयोजन के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी की पत्नी का, विनी मंडेला, जो राजनयिक भी थी, आपने साक्षात्कार किया। कैसा अनुभव था उस समय का? दरअसल 2007 में एक पत्रकारिता के प्रयोजन से मुझे साउथ अफ्रीका के 2 शहरों में 15-15 दिन रहने का मौका जी मिला। तो केप टाउन में रहा और 15 दिन जोहान्सबर्ग में रहा। जी जोहान्सबर्ग में नेल्सन मंडेला साहब की पत्नी, जो उनसे भी ज्यादा वरिष्ठ राजनेता रही है। जी नेल्सन मंडेला तो दरअसल राजनीति में बाद में आए, जी उससे पहले जो सरकार थी उसमें विनी मंडेला मंत्री रह चुकी थी। जी लेकिन बाद के दौर में जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने तो विनी मंडेला उनकी पत्नी के तौर पे रही। और जब मैं उनसे मिलने के लिए, जॉनसनबर्ग में वो रहती थी, तो मैं मिलने के लिए गया, तो मेरे को मन में बड़ी आशंकाएं थी कि पता नहीं वो अ, मेरी भाषा को समझ पाएगी या नहीं पाएंगी, और जी हम संवाद कैसे करेंगे। और अ, बड़ा एक असमंजस का भाव था। लेकिन और ज्यादातर लोगों को ये होता है कि जब भी हम विदेश जाते हैं, मैं बाद में कुछ और देशों में जी जाने का मुझे मौका मिला, और हमेशा जो जो भी भारत के लोग विदेश जाते हैं तो उनके मन में ये एक आशंका हमेशा रहती है कि वहाँ पता नहीं किस भाषा में वो लोग बात करेंगे। लेकिन और हमारी जो अंग्रेजी भाषा है, जी जिस पे सबका उस तरह से कोई अधिकार नहीं होता है, न उतनी अच्छी अंग्रेजी सबको आती है। जी जी जाहिर है मुझे भी अच्छी तो क्या, बिल्कुल अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है, और मेरे मन में भी ये आशंका थी कि वो मेरी छोटी मोटी या टूटी फूटी अंग्रेजी को समझ पाएगी जी या जी नहीं समझ पाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा में मैंने उनसे बात की, जी उतनी ही टूटी फूटी भाषा में उन्होंने मेरे से संवाद किया, जी और हम सुखद महसूस करते रहे। ना उनको कोई परेशानी हुई,
न मुझे कोई परेशानी हुई, और 1 घंटे तक मैंने उनका लंबा साक्षात्कार किया। जी बाद के दिनों में जिस संस्था के माध्यम से मैं वहाँ गया था, उन्होंने उसका एक बुकलेट के रूप में उसका प्रकाशन भी किया। जी जी तो ये एक बड़ी ऐतिहासिक यात्रा थी और मेरे पत्रकारिता के जीवन का एक बड़ा पड़ाव था कि मुझे इतने बड़े राजनेता से साक्षात्कार लेने का मौका मिला। जी। पंचोली साहब, आप ऐसे व्यक्तित्व हैं कि आपने कई राजनेताओं के भाषण भी लिखे, जो वह मंचों से भी पढ़ा करते थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है। इसके अलावा जब नए कोटा शहर का निर्माण हो रहा था, यानी इसकी संरचना तैयार थी, उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे यूआईटी के, जोशी जी, हरिकृष्ण जी हरि जोशी। कृष्ण जी जोशी, वो आपके पास आकर नामकरण की सूची ले जाया करते थे। क्या था वो मामला? अ, जब हरिकृष्ण जी जोशी साहब यूआईटी के अध्यक्ष बने, जी तो उनसे मेरा बड़ा आत्मीय जी लगाव भी था और वो हमारे पारिवारिक मित्र भी थे। जी तो बड़ा उनका मेरे प्रति स्नेह रहा। तो वो हमेशा यूआईटी की जब कभी भी योजनाएं बनाते जी तो मुझे उसमें शामिल करते थे, जी विचार विमर्श जी करते जी थे। मैं तब महावीर नगर थर्ड में जी जो गोबरे बावड़ी से झालवाड़ रोड की तरफ जो जी रोड जाता है, वहाँ पे 6B 33 नंबर के मकान में मैं रहता था और जी वहीं मेरे पास ही राहुल जी भी रहते थे, जी जो राजस्थान पत्रिका के प्रभारी संपादक भी रहे हैं। जी तो हम दोनों के घर आसपास होते थे। तो जोशी जी प्राय या तो मेरे घर पे या राहुल जी के घर जी पे प्राय आते रहते थे और मिल बैठ करके यूआईटी की योजनाओं के बारे में बताते रहते थे। एक बार उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि पंचोली जी, मुझे पूरे शहर की सड़कों, चौराहों और कुछ नगरों के लिए अच्छे नामों का चयन करना है। जी तो मैंने उनके लिए 300 नामों की एक लंबी फहरिस्त तैयार करके दी और बाद में उन नामों को लेकर ही अनेक चौराहों, जैसे जो आज कोटा का सबसे प्रसिद्ध चौराहा है, जहाँ पर घटोत्कच की गणेश प्रतिमा शंकर। लगी हुई है, उसका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी चौराहा रखा गया था, जी क्योंकि उस लाइन में, गोबरे बावड़ी जी वाली लाइन में हम बहुत सारे पत्रकार रहते थे। जी जी तो पत्रकारों के जो शिरोमणि रहे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके नाम से भी शहर में एक चौराहा होना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हरि कृष्ण जी जोशी ने गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से उस चौराहे का नामकरण किया और आज तो वहां पे घटोत्कच की प्रतिमा होने के कारण बहुत सारे लोग, असंख्य लोग उसको देखने के लिए जी आते हैं। जी जी तो इसी तरह से कई सारे मीरा मार्केट जी या तुलसी चौराहा या सूरदास चौराहा साहित्यकारों के नाम पे, जी कवियों के नाम पे, लेखकों के नाम पे कई सारे नगर और सड़कों का नामकरण करने के लिए जी मैंने उन्हें निवेदन किया और मुझे ये खुशी है कि उन सब मेरे दिए हुए नामों को पूरे शहर के चौराहों के रूप में, जी सड़कों के रूप में और नगरों के रूप में उन्होंने उनका नामकरण किया। जी। पंचोली जी, आपके 50 वर्ष से जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, उस समय की पत्रकारिता और वर्तमान की पत्रकारिता में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए दिनेश जी, पत्रकारिता के लंबे दौर को देखने के बाद मुझे हमेशा ये व्यथा होती है इन दिनों जी कि पत्रकारिता का जो दौर हमने देखा है, जो पत्रकारिता का गरिमामय अतीत और इतिहास हमने देखा है, वैसा हम आज नहीं पाते। जी मैं कुछ दिनों के लिए रोहतक हरियाणा में भी जी मैंने एक अखबार में काम किया और जब मैं राजस्थान से रोहतक में गया तो हरियाणा में एक हरियाणा पत्रकार संघ बना हुआ है, जी जिसके हर साल चुनाव होते हैं। तो जब मैं गया तो उस समय
हरियाणा पत्रकार संघ के चुनाव होने वाले थे। जी तो मैं चूंकि राजस्थान से था, हरियाणा के लिए नया था, जी तो वहां के पत्रकारों ने यह मानकर कि मैं बाहर से आया हूं इसलिए निष्पक्ष रहूंगा, जी तो मुझे हरियाणा पत्रकार संघ के चुनाव अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया जी और मैंने वहां हरियाणा पत्रकार संघ के चुनाव कराए। जी तो चुनाव के बाद में उस समय एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ। जी हरियाणा पत्रकार संघ ने अपनी एक स्मारिका का प्रकाशन किया, तो उस स्मारिका का संपादन मैंने किया और उसका जो संपादकीय मैंने लिखा था, जी मैं उसका शीर्षक आपको बताना चाहता हूं। जी मैंने उस संपादकीय का शीर्षक लिखा था कि रंग बिरंगी होती पत्रकारिता और बेनूर होते अखबार। वाह क्या बात तो आज हमारे सारे अखबार ऐसे बेनूर से लगते हैं, है। उसमें रंग तो बहुत है, अलग अलग रंगों में अखबार छपते जी हैं, एक ही पेज पर 10 रंग आपको शायद मिल जाएं, जी लेकिन उन खबरें उनकी बेनूर होती है। जी और खबरें बेनूर होने का कारण यह है कि जितनी मेहनत और जितने एथिक्स के साथ जी खबरें लिखने का काम आज से 20 साल पहले होता था, 10 साल पहले तक भी होता था, उतना आज नहीं रह गया है। जी मुझे ये कहते हुए भी बड़ा दुख होता है कि हिंदी के अखबारों से जो बच्चे हैं, स्कूली जी बच्चे हैं, उनकी वर्तनी खराब होती है क्योंकि उनमें इतनी गलतियां होती है। जी मैं अपने परिवार के बच्चों को मना करता हूं कि अखबार न पढ़ें, क्योंकि उससे उनकी वर्तनी जी और ज्यादा खराब हो जाएगी। जी और इतनी मतलब कम मेहनत अखबारों में होती है जी कि कई बड़ी-बड़ी गलतियां आए दिन होती है, जिनको देख करके बड़ा अफ़सोस होता है, दुःख जी होता है। कई बार तो मैं फ़ोन भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अखबार के दफ़्तरों की अपनी अलग विवशताएँ होती हैं। जी जी उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं और जो लोग हैं, जी वो पूरे प्रशिक्षित नहीं हैं, तो उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। लेकिन इस सारे मजबूरी के दौर में जो अखबारों का स्तर है वो लगातार नीचे गिरा है जी और इस पत्रकारिता के पतन युग को देख करके मन में एक गहरी पीड़ा होती है। और ख्वाब तो हमारा यही है, आशा तो यही है कि शायद दिन बहुरेंगे और पत्रकारिता के जो सुनहरे दिन कभी हमने देखे हैं जी वो शायद वापस लौट के आए। जी पंचोली जी, आप साहित्यकार भी है। आपकी पुस्तक साहित्य अकादमी से भी प्रकाशित हुई है। क्या है सर वह पुस्तक? अ, मैं नयापुरा में अपना जो सीबी गार्डन है जी उसमें प्रतिदिन घूमने के लिए काफी लंबे समय से जाता रहा हूँ। जी जब शुरू शुरू में मैंने घूमना शुरू किया तो एक पत्रकारिक जो आपका मस्तिष्क होता है जी वो चीजों को बड़ी गहराई से देखता है। एक एक साधारण आदमी किसी दृश्य को देखेगा तो वो साधारण तरीके से देखेगा, लेकिन एक पत्रकार किसी दृश्य को देखेगा तो थोड़ा असामान्य रूप से देखेगा। जी जी तो मैंने उस सीबी गार्डन में घूमते हुए कई बार चीजों को महसूस किया और मुझे लगा कि इसके बारे में एक उपन्यास लिखा जाना चाहिए। जी तो मेरे बहुत अनन्य मित्र हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता साहब, जी जो आंखों के डॉक्टर हैं, कोटा शहर के नहीं पूरे देश के बड़े विख्यात डॉक्टर हैं, जिन्होंने हजारों हजारों ऑपरेशन जी आंखों के करके लोगों को नई रोशनी दी है। ऐसे मेरे मित्र डॉक्टर सुधीर गुप्ता से हम प्राय रोज ही मुलाकात होती थी। तो सबसे पहले मैंने उनको इस बात का जिक्र किया कि मैं इस सीबी गार्डन पर एक उपन्यास लिखना चाहता हूँ। जी तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से कहा कि सीबी गार्डन पे क्या आप उपन्यास लिखोगे? गार्डन पे भी कोई उपन्यास लिखते हैं क्या? और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा उपन्यास लिखोगे तो क्या नाम रखोगे? मैंने कहा उसका नाम रखेंगे मॉर्निंग वॉक। तो उन्होंने फिर आश्चर्य व्यक्त किया कि मॉर्निंग वॉक ये कैसा उपन्यास है? मैंने कहा चलो मैं कुछ लिखता हूँ फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। जी और फिर वो जब उपन्यास पूरा हो गया तो सबसे पहले डॉक्टर सुधीर गुप्ता और हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं महेश बिंदल जी, जी जी जो मामोनी में
एक संस्था चलती जी है शहरियों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, जी संकल्प नाम की एक संस्था चलती है। तो उस संस्था को चलाने वाले और उसके सेक्रेटरी हैं महेश बिंदल जी। जी तो और एक बार हम तीनों, मैं, राहुल जी, महेश बिंदल जी और डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, हम तीनों एक साथ जयपुर के सर्किट हाउस में बैठे हुए थे। जी तो तीनों को सबसे पहली बार मैंने वो उपन्यास पूरा पढ़ के सुनाया जी और कोई 3-4 घंटे हमने उस उपन्यास को मैंने पढ़ा, उन्होंने सुना और सबने अपनी-अपनी तरफ से उस उपन्यास के बारे में जो कुछ उसमें कमियां या सुधार की गुंजाइश थी, उस पे बातचीत की और अंततः वो उपन्यास छपा। जी उस उपन्यास के छपने से पहले राजस्थान साहित्य अकादमी को जब मैंने जी उस उपन्यास की पांडुलिपि भेजी, तो उन्होंने सहर्ष उस उपन्यास को प्रकाशन के लिए उन्होंने स्वीकृति दी। जी उस उपन्यास के छपने का और उसके विमोचन का भी बहुत अलग तरीका रहा कि उसका विमोचन भी हमने उस सीबी गार्डन में ही मॉर्निंग वॉक करते हुए ही किया। और उस उपन्यास को जब वहां पर मैंने, एक बहुत बुजुर्ग व्याख्याता इस गवर्नमेंट कॉलेज के थे, अभी भी हैं, जी श्री बजरंग लाल जी, हाँ काफी बुजुर्ग हैं अब वो। जी जी तो वो वहाँ प्रतिदिन घूमने के लिए आते थे। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब भी वो संस्कृत के जी प्राध्यापक जी थे और बड़े सम्माननीय गुरुवर थे। तो मैंने उनको वो उपन्यास भेंट किया वहीं पर सीबी गार्डन जी में। तो बजरंग लाल जी ने उस उपन्यास को देखा और कहा कि अरे, मैं तो इस सीबी गार्डन में पिछले 40 साल से घूमने के लिए आ रहा हूँ और तुम अभी 4 दिन हुए तुम्हें घूमते हुए, तुमने उपन्यास भी लिख दिया। चलो, बहुत अच्छा किया। इस तरह से वो मॉर्निंग वॉक उपन्यास मेरा छपा। जी अभी हाल ही के दिनों में मैंने अपने गांव के बारे में जी और ऐसे बहुत छोटे छोटे लोगों के बारे में, हाशिए के लोगों के बारे में जी एक संस्मरणों की पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है करोगे याद तो। जी यह पुस्तक उन बहुत मामूली से लोगों के बारे में है जिनके बारे में कोई देश दुनिया नहीं जानती। जी आज ये बहुत सहज है कि जो देश के जाने माने बड़े नाम हैं, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी के ऊपर कोई लिखना चाहे तो खूब सारी अथाह सामग्री है, आप उन बिल्कुल पर लिख सकते हैं। प्रधानमंत्रियों के बारे में लिख सकते हैं, मुख्यमंत्रियों के जी बारे में जी लिख सकते हैं, अंबानी के बारे में लिख सकते हैं, आप बड़े उद्योगपतियों के, अन्य उद्योगपतियों के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन जो बहुत मामूली से इंसान है, जो कोई छोटा सा डाक डाक बांटने वाला पोस्टमैन है, उसका हेल्पर है, या कोई अ, छोटा सा ऐसा पेंटर है जो गांव की दीवारों पे छोटी मोटी पेंटिंग करता है, ऐसे साधारण लोगों पर लिखने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए मैंने यह महसूस किया कि ऐसे साधारण लोगों के बारे में लिखना चाहिए। तो मैंने अपने गांव के ऐसे बहुत छोटे छोटे जो पात्र हैं उनके बारे में यह उपन्यास लिखा जी और यह संस्मरण की पुस्तक करोगे याद तो के नाम से प्रकाशित हुई। जी पंचोली जी, आप पत्रकारिता के लिए भी आपकी कुछ पुस्तकें आ रही है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। क्या है उनमें? दरअसल दो पत्रकारिता की दो पुस्तकों पर मैं काम कर रहा हूँ जी और एक पुस्तक तो लगभग लगभग पूरी होने वाली है। दूसरी पुस्तक में अभी थोड़ा काम बाकी है। मैं देश के विभिन्न शहरों में पत्रकारिता के वजह से रहा। जी मैंने हैदराबाद में रहा, भोपाल रहा, चंडीगढ़ रहा, रोहतक रहा, कुछ और जगह पर मेरे को पत्रकारिता करने का मौका मिला। मैं ये मानता हूँ दिनेश जी कि जी पत्रकारिता केवल सूचना देने भर का काम नहीं है। जी अखबार का काम केवल जानकारियां देना नहीं है। अखबार के माध्यम से हम एक लोक प्रयोजन के लिए एक अभियान भी चला सकते हैं। जी एक रचनात्मकता को लेकर के अखबार के जरिए हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और मैंने अपने पत्रकारिक जीवन में जी कुछ ऐसे काम जानबूझ करके किए कि जिनसे मेरे मन में ये था कि इनसे
इनका क्या प्रभाव समाज पर पड़ता है। जी जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि रोहतक के एक अखबार में जब मैं काम कर रहा था, तो रोहतक में एक छोटा सा मोहल्ला है। जी उस मोहल्ले में जब से रोहतक बना तब से वहां पानी की समस्या है। जी कोई 50-60 साल पहले जब रोहतक में नल आए, जी पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई जी गई और घरों में नल आ गए, नलों के माध्यम से लोगों को पानी की सुविधा प्राप्त हो गई। तब भी एक ऐसा मोहल्ला वहां पर था जो जिसका भूतल ऐसा था थोड़ा ऊपरी, जी कि वहां पे वो नलों का पानी भी नहीं पहुंचता था। नल की पाइपलाइन है लेकिन घरों में पानी नहीं है। जी तो उस पूरे मोहल्ले के लोग इतने परेशान कि उनको पीने के पानी के लिए बड़ी जी दुविधा और कठिनाई और कष्ट उठाना पड़ता था, खास करके महिलाओं को। जी तो जब वहां के कुछ लोग वो से मतलब मेरा मिलना जुलना हुआ, जी वो समय समय पे कभी कभार बेचारे विज्ञप्ति भी लाते थे कि उनकी परेशानियों के लिए कि पानी नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं। तो उस विज्ञप्ति को और उस तरह की खबरों को देख करके मैं वहां के लोगों से मिला और मैंने उस समस्या को जाना कि आखिर परेशानी क्या है। तो मुझे मालूम पड़ा कि वो परेशानी ये है कि जो पाइपलाइन है वो ऊंचा होने के कारण वहां तक पानी नहीं पहुंचता है, जी और पानी नहीं पहुंचने के कारण अब पानी की सप्लाई अनियमित होती है। जी अनियमित का मतलब कि अलग-अलग जी समय पर कभी जी भी होती है। तो जैसे रात को 2 बजे पानी आ रहा है, तो घर की महिलाएँ खास करके उस मोहल्ले की महिलाएँ 2 बजे उठ कर के पानी लेने के लिए कोई 1 किलोमीटर दूर जहाँ पर नल लगे हुए हैं, वहाँ से पानी भर के अपने घर लाती थी। तो अब रात को 2 बजे पानी आएगा या 12 बजे आएगा या 3 बजे आएगा, तो इस कारण उनको पूरी रात जगना पड़ता था, जी क्योंकि कभी भी आ सकता है। जी तो कभी भी आएगा तो पूरी रात जगेंगे। खास करके महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हुआ। मैंने जी वहाँ के कुछ चिकित्सकों से भी बात की, जी तो मालूम पड़ा कि कुछ महिलाओं को तो बीपी रहता है, क्योंकि वो रात भर खाली इसी बात का बजे इंतज़ार करती है, वो टेंशन करती है कि भई पानी आएगा कि नहीं आएगा। जी सवेरे के लिए सवेरे पानी के लिए व्यवस्था करनी है, तो पानी की व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो उस चिंता से उनको बीपी रहने लगा। जी कुछ लोगों से मुझे ये भी जानकारी मिली कि उस मोहल्ले के बच्चों की शादियां इसलिए नहीं हुई कि वहां पे अगर हमारी लड़की जाएगी तो उसको तो पानी का कष्ट उठाना पड़ेगा। जी जी तो बड़ी समस्या थी। मैंने इस समस्या को मन से महसूस किया और मैंने लगातार उसके संबंध में खबरें छापी। जी जब कभी मुख्यमंत्री आते तो मैं वहां के लोगों से उनसे आग्रह करता कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए, जी जी और मैं उनकी खबरों को प्रमुखता से छापता। जी तो उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, जी वहाँ के लोग मुख्यमंत्री से मिले। मैंने भी उनको मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि ये वाक़ई बड़ी गंभीर समस्या है जी और ये जो मोहल्ले के लोग हैं काफ़ी दिनों से परेशान हैं। उन्होंने हाथों-हाथ जो है इस बात की स्वीकृति दी जी कि यहाँ पे नई पाइपलाइन बिछाई जाए और इस मोहल्ले में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जी लेकिन उनके इस आदेश के बावजूद 6 महीने तक मैं लगातार उनके संबंध में फ़ॉलो अप करता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने फिर से खबर छापी जी कि मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हो रही है और उनके आदेश के बावजूद यहाँ पर जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जी फिर वहाँ के जो जलदाय विभाग के एक्सीएन और अन्य अधिकारी होते थे, वो छोटा-मोटा काम करते थे। एक बार मैं फिर हम्म, उनके अधिकारियों से मिला, तो उन्होंने कहा जी इसके संबंध में टेंडर हो चुके हैं, लेकिन वो जो ठेकेदार है, उसको सीमेंट नहीं मिल रही है। जी तो मैंने कहा कि चलो सीमेंट के लिए आपको कोशिश करते हैं। जी जी तो उनको जहाँ कहीं से सीमेंट की व्यवस्था होती थी, वो भी कोशिश की और उनको सीमेंट की आपूर्ति कराई। जी फिर उसके बाद में सवाल ये था कि पाइपलाइन तो बिछ गई, लेकिन समस्या जस की तस इसलिए रही जी क्योंकि पानी ऊपर तक पहुंचता ही नहीं था। जी तो फिर यह इस समस्या के समाधान के लिए ये तय हुआ कि एक लिफ्ट के जरिए पानी को ऊपर चढ़ाया जाए। जी तो लिफ्ट के लिए फिर टेंडर हुए। बड़ी मुश्किल से फिर लिफ्ट कहाँ लगे तो जी उसके लिए नगर
उस समय नगर परिषद थी, तो नगर परिषद से कोई जमीन उनको लेनी थी, तो नगर परिषद में नगर परिषद जमीन दे, उसके लिए नगर परिषद की आम सभा होगी, फिर प्रस्ताव पारित होंगे, फिर वो सब उस प्रस्ताव के माध्यम से जगह अलॉट की जाएगी। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। तो मैंने नगर परिषद के जो पार्षद से उन सब लोगों को आग्रह किया कि भाई आप, चूंकि ये एक बड़ी समस्या है, तो ऐसी कोई बैठक तत्काल बुलाओ और उसमें इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित करवाएं, ताकि उन लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो। तो उस समय वहां के कुछ पार्षदों से मिलकर मैंने नगर परिषद की बैठक बुलाई, ये प्रस्ताव पारित हुआ। जब प्रस्ताव पारित हुआ, तब वो जो लिफ्ट जिस जगह लगनी थी वो जमीन जलदाय विभाग को मिली, फिर वो लिफ्ट लगी, और लिफ्ट लगने के बाद अंततः उस मोहल्ले में पानी की आपूर्ति विधिवत शुरू हुई। और जिस दिन उनके घरों में पानी पहुंचा, उस दिन वहां के मोहल्ले के लोग इकट्ठे होके मेरे पास आए। उन्होंने मेरे से कहा कि आपने हमारे लिए बहुत काम किया है, तो हम चाहते हैं कि इस नल से निकलने वाला एक गिलास पानी पिला करके हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी होती है कि उन सैकड़ों लोगों की समस्या को दूर करने के लिए मैंने सिर्फ इतना किया कि पत्रकारिता के माध्यम से उसका लगातार फॉलो अप किया। तो इस तरह की कई सारी स्टोरीज मैंने की है। तो मैंने अपनी पुस्तक में ऐसी 21 उदाहरण देकर के यह समझाने की और बताने की कोशिश की है कि पत्रकारिता केवल खबरें देने भर तक के लिए नहीं होती है, ये समाज में व्यापक बदलाव लाने का काम भी कर सकती है। ये थे हमारे साथ हाड़ौती के निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार, लेखक व साहित्यकार पुरुषोत्तम पंचोली, जिन्होंने हाड़ौती से निकलकर अपने लेखन से दुनिया तक अपनी छवि बनाई। इनको आगामी 14 से 25 फरवरी को नेपाल काठमांडू में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा पत्रकारिता के लिए। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन रहेगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत जिन्होंने कई पत्रकारों को चलने के लिए प्रेरित किया, और इनकी लेखनी आज जग जाहिर, कभी झुकी नहीं। ऐसी शख्सियतें पुरुषोत्तम पंचोली साहब आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और आपके STN के दर्शकों का और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, धन्यवाद।